देखो, एक केस है जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का रेफरेंस आए ना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड दी पावर्स। पावर्स कहां से मिलती हैं कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से तो मिलती ही हैं, ठीक है सर। और पावर्स की बात करें तो मोटा मोटा एमओए और एओए। एमओए से तो सर कंपनी क्या क्या काम कर सकती है उन सब की पावर्स, एओए की सर कंपनी की इंटरनल वर्किंग की सर डायरेक्टर्स की पावर्स और वो सब। यस सर, तो सर दोनों चीज का रेफरेंस आएगा, मेजर रेफरेंस एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज का होता है, ठीक है सर। अब सर है ना, देखो जब भी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की बात है, बियॉन्ड दी पावर्स की बात है, तो अपने को एक केस लॉ मेंशन करने का यदि स्कोप मिले तो जरूर करना, जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। देखो, एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, केस का ईयर याद रखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, अब मैं उनको एक एक करके क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तो जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है भाई, ठीक है। नेक्स्ट। तो मेरा नेट नहीं आ रहा है इसके लिए। नेट नहीं आ रहा है अलग बात है, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा तुम्हारे को अच्छा नेट दिलाएं एक बार। लोगों को ध्यान है, मैंने पेरेंट्स से बात करी है अच्छे नेट के लिए, तो ये रोज रोज बहाने मत मारना कि नेट अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसका भी नहीं आ रहा है एक दो दिन में या तो खुद करा लो, या मैं, मेरे पास सबके पेरेंट्स के नंबर्स हैं, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स तक कि नेट ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर इस केस में क्या हुआ था, द फैक्ट्स ऑफ द केस, जज शाह पढ़ना चालू कर फैक्ट्स ऑफ द केस। Yes, sir. The facts of the case are the main object of a company were to make, sell, or lend on hire railway carriages and wagons, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors, to purchase, lease, sell, and work mines, to purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metal, etc. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर टू मेक, सेल और लेंड ऑन। देखो, आप लोग को ध्यान है, अपन लॉ में एक एक चीज को शब्द से शब्द मतलब एक एक पढ़ते हैं कि यार इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, तो आपको ऐसे ही मतलब एक एक वर्ड को पढ़ के और इंटरप्रेट करना होगा कि अच्छा। तो सबसे पहला देखो, बड़ी कंपनी थी, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स होते हैं ना, रेलवे के डब्बे, जिनमें कुछ में बैठ के आप सफर करते हो, कुछ मालगाड़ी के डब्बे होते हैं जिनसे कि माल एक प्लेस से दूसरी जगह, कुछ में लिक्विड भर के। तो सर वैसे रेलवे के कैरेजेस और वैगन्स जो हैं, उनको बनाना, उनको बेचना और उनको किराए पे देना, टू लेंड ऑन हायर, ये पहला ऑब्जेक्टिव था रेलवे के डब्बे का। सेकेंड, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, इस पे मैं अभी आता हूं। थर्ड, टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, खदानें होती है ना जिनसे कि कोयला निकलता है, जिनसे कि आयरन ओर निकलता है, जिनसे बहुत सारे चूना निकलता है, तो ऐसे जो माइंस होती हैं उनको परचेज करना, उनको बेचना, उनको लीज आउट करना, 100 साल की लीज, 50 साल की लीज, हर साल पैसा मिलता रहे, हर महीने पैसा मिलता रहे, ऐसा। और चौथा उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव था टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स। सर या तो खरीदने और बेचने के हिसाब से, खरीद के बेचना, या फिर किसी और के माल के लिए एजेंट जैसे बेचना। क्या क्या खरीदना और बेचना, कोयला, लकड़ी, मेटल्स एटसेट्रा, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस में आई थी इस केस में, पॉइंट नंबर बी में आई थी। पॉइंट नंबर बी में था टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। अपने जैसे जैसे केस में आगे बढ़ेंगे ना, पॉइंट यहां पर अपने को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ भाई जश। Directors of the directors of the company entered into a contract with Ritchie for financing the construction of a railway line in Belgium, and the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution. स्टॉप। The डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके डायरेक्टर्स, दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची। अब आता है दूसरे बंदे, एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची।
तो सर उन्होंने रिची के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कोई जगह थी, उसमें एक शहर से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रेलवे ट्रैक बिछाना था, उसके लिए फाइनेंस करवाना था। ठीक है सर, तो एशबरी कंपनी का रिची के साथ में, रिची इज द फाइनेंसर, उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना जहां पर इस लाइन को बनाने का काम जो है उसके लिए फाइनेंस किसने किया? रिची ने किया। सर मैं अब अपने को पॉइंट ये सोचना है, क्या कंपनी को जिस चीज के लिए लोन रिची ने दिया है वो इसके अल्ट्रा वायर्स है या इंट्रा वायर्स है? थोड़ा सा सोच के देखते हैं, आओ। सर रेलवे के हिसाब से इसके पास में क्या काम था कि सर रेलवे कैरेजेस को बनाना बेचना, तो सर इसमें तो कवर नहीं हो रहा है। बाकी माइंस और कोल्स और मेटल्स में भी कवर नहीं हो रहा है। अब बी पॉइंट में आ जाते हैं कि सर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मैकेनिकल इंजीनियर लोग क्या काम करते हैं सर? मशीन बनाना, ठीक है, कोई गाड़ी बनाना, ये करना वो करना। वो कभी भी है ना लाइनें बिछाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। वो काम कौन करते हैं कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि सर कोई भी चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने का, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में करवाने का। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना वो कोई भी चीज को लेके काम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है समझना, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। चूंकि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड को मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ में काम लिया गया है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उठाए जा सकते हैं। इस पॉइंट में आया हुआ है। हर चीज के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हो सकते हैं कि कल को मैं कोई बिल्डिंग बन रही है वहां कर लूं, कोई रेलवे ट्रैक बिछाना है वहां जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कर जैसे काम कर दूं, कोई माइन खोदनी है वहां जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे काम कर लूं। तो यदि केवल आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिख लोगे तब तो दुनिया में बनने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। यहां पर इसी के कंटेक्स्ट में आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, एक एक के भेजे में बात घुसी, एक एक के भेजे में बात घुसी। यदि आप केवल जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को इंटरप्रेट करने लग जाओगे फिर तो दुनिया में कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, विच इज नॉट पॉसिबल अंडर दी कंपनीज एक्ट। वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव्स फिक्स होने चाहिए। सो दिस नीड्स टू बी ज्वाइन विद, ये इसके कंटेक्स्ट में बोला गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है सर। अब तो सर समझ में तो ये आया कि कंपनी ने ये जो लाइन बिछाने का काम जो है, क्या इसकी पावर के अंदर है? अभी सर चारों पॉइंट्स में कवर नहीं हो रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर बोल रहा हूं आपको, उसमें मशीन वगैरह बनाना आता है, ये लाइनें बिछाना और ये सब काम नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट। पहली बात तो सर अल्ट्रा वायर्स काम है। सर अल्ट्रा वायर्स काम के लिए कंपनी ने रिची से फंडिंग ले ली। सर अल्ट्रा वायर्स काम के लिए फाइनेंस किया है। तो अब प्रॉब्लम में आ गया रिची, यस और नो? सर जो काम नहीं कर सकती थी कंपनी उसके लिए इसको लोनिंग कर दी। चलो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, पहला इंपॉर्टेंट बात कि सर अल्ट्रा वायर्स काम के लिए दे दिया, तो सर अब रिची के पास, रिची का काम था कि इस कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ के आता फिर इसको लोनिंग करता, क्योंकि एमओए और एओए क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पढ़ के आके फिर करना चाहिए था, और न केवल पढ़ के आना चाहिए था बल्कि उसको उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के आना चाहिए था। ये भी आएगा, न केवल पढ़ के आना चाहिए था बल्कि उसको उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में, अपने हिसाब से नहीं, जो वो कहना चाह रहा है ना उस हिसाब से समझ के आना चाहिए था, फिर कंपनी के साथ में डील करना चाहिए था। रिची अड़ा कि देखो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब तो ये होता है वो दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उस काम का। तो सर इसलिए फिर इस केस में जो भी जज थे उन्होंने बोला सर ऐसे तो तुम दुनिया में कुछ भी काम कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेड है। तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन काम नहीं आने वाला है, जो उसका सही में मतलब है उस पर्सपेक्टिव में समझ के आना चाहिए था। ये भी तुम्हारी ड्यूटी बनती है जो कंपनी के साथ में डील करने आने वाला है। ठीक है, सेकंड बात। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में आई थी, देखो अब द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन। पैसा ले लिया उससे।
अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने तुमको एक बात कल के लेक्चर्स में, आज से पहले के लेक्चर्स में समझाया था कि यदि एमओए के किसी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, यदि किसी कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे, कि ये काम कर सकती है सीमेंट ट्रेडिंग का, ठीक है, तो सर सीमेंट ट्रेडिंग के लिए इसको पैसे दिए जा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज दिए हैं तो फिर वो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन हो गया है, यस सर। फिर यदि ये कंपनी टॉयज ट्रेडिंग करना चाह रही है तो सबसे, तो कैसे कर पाएगी, तो मैंने कहा था कि सर सबसे पहले इसको अपनी कंपनी को अब जनरल मीटिंग बुला के, चाहे एजीएम बुला के चाहे ईजीएम बुला के, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और फिर अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करके उसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, हटाना है तो हटा दे और जोड़ना है तो जोड़ देवे, जोड़ने के बाद में फिर ये टॉयज ट्रेडिंग का काम कर पाएगी, उससे पहले नहीं कर पाएगी। ये भी समझाया था मैंने आप सब लोगों को कि सर यदि इसको सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में टॉयज ट्रेडिंग का काम भी करना है तो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुला के उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, बताया हुआ है ना भाई, तो ही कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले किसी से टॉयज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना लेवे और बाद में अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेटिफाई कर दे, चेंज कर दे, कि चलो मैंने काम तो पहले कर लिया है पर मैं चेंज बाद में कर लेती हूँ। नहीं, मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है ये नहीं चलेगा, पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा फिर आप वो काम कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं कर सकते कि पहले काम कर लिया बाद में उस काम को सही ठहरा रहे थ्रू पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन कि हाँ हमने अमेंड कर दिया, ठीक है, ये गलत तरीका होता है। तो सर इस कंपनी ने जो काम किया है ना, एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग, सर रेटिफिकेशन इन केस ऑफ एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज तो अलाउड ही नहीं है, तो ये भी काम कंपनी ने गलत कर दिया। तो रिची ने ये भी बोला, अच्छा चलो मान लो शुरुआत से नहीं था पर बाद में कंपनी ने रेटिफिकेशन तो किया, तो सेकंड पॉइंट इस केस लॉ से निकल के क्या आ रहा है कि सर हाँ एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेटिफिकेशन नहीं चलेगा, पहले सही तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करो, वो काम जोड़ो जो करना चाहते हो, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, फिर वो काम करो, अदरवाइज रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। ठीक है, जस्ट शाह बोल क्या हुआ। सर अगर बस हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और फिर एमओए में रैटिफाई किया तो हमने काम चालू नहीं किया, बस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अल्ट्रा वायर्स था या नहीं था? हाँ। था ना, तो मत कर यार ये, ठीक है, ठीक है, चलो। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख दो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोवाइडेड हम एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज को सक्सेसफुली अमेंड कर लेंगे, ठीक है। क्या जरूरी है जस्ट 75% लोग हाँ भर दें, उनमें से कुछ अड़ेंगे या नहीं अड़ेंगे? तू नहीं कर पाया तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, समझ रहे हैं? तो या तो एक क्लॉज ऐसा डाल दो, अदरवाइज वो वैसे ही अल्ट्रा वायर्स ही है, बियॉन्ड द पावर सी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, you cannot guarantee that 75% people will allow this, you cannot guarantee, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, आगे पढ़, अब कंपनी ने भी चाल खेली, देख आगे क्या हुआ, यहां से पढ़। The company, however, repudiated the contract as being ultra-vires, and Ritchie brought an action for the damages for breach of contract. His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractors and hence within its powers. Moreover, it had been ratified by a majority of shareholders. However, it was held by the court that the contract was null and void. It said that the terms general contractors was associated with mechanical engineers, that is, it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractors was not so interpreted, it would have authorized the making of contracts of any kind and every description, for example, marine and fire insurance. ठीक है, जो बात मैंने आपको समझाई ना एग्जैक्टली वही कोर्ट बोला, रिची बोला कि सर देखो एक तो इन्होंने रेटिफाई किया है, कोर्ट बोला रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है, पहले अमेंडमेंट होता है
फिर काम होता है, ठीक है। तो रिची बोला अच्छा सर चलो, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में तो कोई भी काम आ सकता है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में तो लाइन बिछाना, ये करना कुछ भी आ सकता है। बोला देखो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स के कंटेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, इस काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये लोग जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे तो तुम फिर रिची इसको इंटरप्रेट करोगे, फायर इंश्योरेंस का जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएगा, इसका जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएगा, उसका जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो तुम दुनिया में कोई भी काम कर लोगे, तो ये तो चलेगा नहीं। इसलिए है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन में भी ये इंट्रा वायर्स नहीं है, ये अल्ट्रा वायर्स ही है। तो इस वजह से रिची कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दिया, द कंपनी रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, ये कहते हुए कि ये तो अल्ट्रा वायर्स है, हमारी बियॉन्ड द पावर्स है। रिची ने 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट कोर्ट में चले नहीं, और ये एक लैंडमार्क केस बन गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पावर्स। क्या दो बातें निकल के आई, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, एक लास्ट बार और समझा रहा हूँ कि सर पहले पहले करके और बाद में रेटिफिकेशन नहीं चलेगा, पहले अमेंडमेंट करना होगा एमओए में, फिर ही वो सही होएगा। दूसरा कि सर ये जो है ना इंटरप्रिटेशन, ये ब्रॉड नहीं, एकदम अपने को कंजर्वेटिव होकर इंटरप्रिटेशन करना है कि ये काम कर सकते हैं, खुले ऐसे एकदम छुट्टे सांड नहीं बनने के, ठीक है। समझ में आया? तो जहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, तो तुमको ब्रैकेट में एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची केस का नाम मेंशन कर देना, और एक दो लाइन में जो दो बातें बोली है वो बता देनी है, पूरा केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो दो बातें इससे निकल के आई है ना, वो बता देनी है। नो रैटिफिकेशन एंड एकदम एक्यूट इंटरप्रिटेशन। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ भाई। An ultra-vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra-vires by reasons of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay, or ratification. ठीक है, एन अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, सर नॉट इवन ऑन द कंपनी बट ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो। सर ना तो कंपनी उसे कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकती है, ना मिस्टर एक्स उसे कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकते हैं, कोई भी दूसरी पार्टी पे बाइंडिंग नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो कंपनी ने अपनी ताकत के बाहर काम कर दिया। इट कैनॉट बिकम इंट्रावायर्स बाय रीजन ऑफ इस्टॉपल, एक्विजेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रैटिफिकेशन। हमने केवल रैटिफिकेशन पढ़ा है, सर टाइम चला गया, लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा, ना ना ना। ईस्टॉपल, ईस्टॉपल का मतलब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे कि सर एक बार रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो कंपनी ने मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि हम ये